आप बिल्कुल मत डरना। और मैं बोलती हूँ मेरी शक्ल में कोई भय लग रहा है आपको? मैं बिल्कुल नहीं डरी। दुख नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम मध्य प्रदेश के दो ज्वलंत मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में बेशक 29 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। ऐसा लगता है कि 28 सीट तो शायद उसने जीत ली है या जीतने वाली है। केवल एक चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है और वो सीट है छिंदवाड़ा सीट। छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ जी और उनके बेटे को घेरने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं मैदान में उतर चुके हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य कैलाश विजयवर्गीय जी और तमाम सारे नेता वहां लगातार मेहनत कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि छिंदवाड़ा में अब कोई रुकना नहीं चाहिए। जितना भी कांग्रेस के लोग हैं, विधायक, महापौर, पार्षद या पदाधिकारी, सबको अभी बीजेपी में लाना है। और एक ऐसी मुहिम चल रही है कि प्रतिदिन लाइन लगी हुई है कि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपने देखा अभी तक जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सैयद जाफर, वो शामिल हो चुके हैं। उसके बाद में महापौर शामिल हो गए, विधायक शामिल हो गए। 2 विधायकों से चर्चा चल रही है। और कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी छिंदवाड़ा में डेरा डाल लिया था कल शाम को। और खबर ये आ रही है लगभग 5000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मोहन यादव के सामने बीजेपी की सदस्यता ली है। तो ये तमाम सारे माहौल पर आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के राजनीतिक सलाहकार, मीडिया सलाहकार के मिश्रा जी से। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वास्तव में पूरा की पूरा फोकस छिंदवाड़ा पे क्यों है। लेकिन मैं के मिश्रा जी से बात करूं इसके पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। और ये वीडियो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी ने पांडुरना में अपने कार्यकर्ताओं से कहा, क्या इतने साल 45 साल काम करने के बाद भी अब मुझे कोई यहाँ पर वो देना सबूत देना पड़ेगा? क्या मैं आपसे कुछ बताऊं, कुछ गारंटी दूं आपके सामने? आप मुझे 45 साल से जानते हैं और उसके बाद भी मुझे कुछ कहना पड़ेगा? पहले एक छोटा सा कमलनाथ जी की बाइट सुने, फिर मैं आपको कमलनाथ जी की बहू की एक बहुत महत्वपूर्ण बाइट सुनाता हूँ। ये कहते थे ये तो छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री हैं, ये सब चीज छिंदवाड़ा ले जाते हैं। मेडिकल कॉलेज की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, ये सब हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो, ये सब छिंदवाड़ा ले जाते हैं। मैं कहता था हाँ, विधानसभा में खड़े होकर कहा मैं अगर अपने जिले से नहीं करूंगा तो आपके लिए क्या कर पाऊंगा। और मैंने किसानों का कर्जा पहली किश्त में 80,000 किसानों का कर्जा पांडुरना में माफ किया। पांडुरना किया ना पहली किश्त में, दूसरी किश्त भी चालू थी जब हमारी सरकार नहीं थी। तो मैं यही कहना चाहता हूं, सबसे बड़े गवाह आप हैं। तो आपने कमलनाथ जी को सुना। कमलनाथ जी बड़े भावुक हैं आजकल, क्योंकि उनके तमाम सारे वफादार लोग धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं और वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करते जा रहे हैं। उन्हें एक झटका भी है। लेकिन इसी बीच में कमलनाथ जी की बहू जो चौरई में चुनाव प्रचार करने गई थी, कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए गई थी, वहाँ उन्होंने जो कुछ कहा वो जरूर सुनना चाहिए। उनका कहना है कि आपको डरना नहीं है। कुछ लोग उनसे जब बोले कि आपको डरना नहीं है तो उन्होंने कहा कि क्या आपको मेरे चेहरे से डर दिखाई दे रहा है? हम डरने वाले नहीं हैं। हमें अपनी जनता पर, अपने मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। ये सुनिए, ये हैं कमलनाथ जी के जो पुत्र हैं नकुलनाथ, उनकी पुत्र वधू, यानी कि कमलनाथ जी की पुत्र वधू और नकुलनाथ की पत्नी है ये। और इनका नाम है प्रिया नाथ। प्रिया नाथ खुद मैदान में उतर गई हैं। उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। वे इस समय अपने पति और अपने ससुर से भी ज़्यादा मेहनत इस समय छिंदवाड़ा में कर रही हैं। मैं आपको प्रिया नाथ का सुनवाता हूँ वो किस तरह से बोल रही है कि मैं डरी हुई नहीं हूँ। सभी बहनों और भाइयों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हमारे कार्यालय की ये जो आज शुरुआत ओपनिंग हुई है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं यहाँ आज आई हूँ आप सब को यही बताने कि हम में से कोई हिम्मत कभी नहीं हारेगा। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे बोला जाता है, मेरे सारे परिवार के लोग मुझे बोलते हैं, मेरी बहनें बोलती हैं, मेरे भाई बोलते हैं, दीदी आप बिल्कुल मत डरना। और मैं बोलती हूँ मेरी शक्ल में कोई भय लग रहा है आपको? मैं बिल्कुल नहीं डरी। दुख
जरूर हुआ है, बहुत दुख हुआ है। जब मैं पिताजी कमलनाथ जी को देखती हूँ तो दुख होता है कि जिन्हें हमने अपना समझा, जिन्हें हमने हमेशा अपनी परिवार की तरह प्यार दिया, कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। तो दुख जरूर होता है क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था। डर कतई नहीं है क्योंकि हमारी असली ताकत, हमारी असली बल और शक्ति तो यहाँ उपस्थित है। और मैं आप सबकी आवाज बुलंद करने आई हूँ और आपको ये विश्वास दिलाने आई हूँ कि हम एक नई क्रांति के साथ आगे बढ़ेंगे। हम 44 साल से साथ हैं और वो शक्ति नहीं पैदा हुई जो 44 दिन में ये रिश्ता खत्म कर दे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रियानाथ को सुना। अब मैं आपको ले चलता हूं के मिश्रा जी के पास। हम आज छिंदवाड़ा की बात करेंगे और छिंदवाड़ा के बाद हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर जो इस समय पूरे देश भर में चर्चा का विषय है। और मुद्दा ये है कि क्या किसी लोकसभा सीट पर 384 से ज़्यादा उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएंगे, नहीं कराए जाएंगे। बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए क्या जरूरी है कि 400 लोगों को मैदान में उतारा जाए, ये विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम चर्चा कर रहे हैं के मिश्रा साहब से कि छिंदवाड़ा में आखिरकार कांग्रेस की रणनीति क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है के मिश्रा साहब। धन्यवाद। मिश्रा जी, बड़ा ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में केवल एक सीट पर चुनाव हो रहा है। 29 पे तो बीजेपी जीत चुकी है, 28 पे जीत चुकी है, केवल छिंदवाड़ा में चुनाव दिखाई दे रहा है। आप सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश में रहकर कि पूरे देश में सिर्फ चुनाव ही छिंदवाड़ा में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जिस हिसाब से सामने आ रहा है, जो लोग 400 सीट जीतने का कथित तौर पर दावा कर रहे हैं, जो लोग लोकतंत्र को हमेशा ठोकर मारकर इस तरह की दंभपूर्ण बातें करते हैं, और यदि इतनी उनकी आत्मबल है तो वो छिंदवाड़ा में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? कमलनाथ जी से डरे हुए क्यों हैं? नकुलनाथ जी से डरे हुए क्यों हैं? सत्ता इनकी, प्रशासन इनका, पैसा अनाप शनाप इनका, 400 सीट जीतने का दावा, उसके बावजूद भी पूरी बीजेपी वहाँ पड़ी हुई है। बीजेपी को और कोई काम नहीं है क्या? 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ भी दम दिखाए ना बीजेपी। मगर खौफ है कमलनाथ जी से, उनकी ताकत से, और इसलिए खौफ है कि कमलनाथ जी ने उसे अपना संसदीय सीट नहीं माना है। उन्होंने अपने राजनीतिक तीर्थ के रूप में, एक भक्त के रूप में वहाँ की जनता रूपी भगवान की सेवा की है। और जो स्मारक उन्होंने विकास का बनाया है वहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी की 4 पीढ़ियां भी उसको खंडित नहीं कर पाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि ये माना जा रहा है कि इस बार वो घिर गए हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने इन 45 सालों में जो लोग खड़े किए थे, जो लोग उनके वफादार थे, वो छोड़ कर जा रहे हैं। आपने देखा कि विधायक छोड़ के चले गए, महापौर जो वो एक मजदूर का बच्चा था, किसान का बच्चा था, कमलनाथ जी ने उसको उठाया, महापौर बनाया, वो छोड़ के चले गए। विधायक बनाया, छोड़ के चले गए। प्रवक्ता बनाया, छोड़ के चले गए। और कमलनाथ जी के जो बेहद विश्वसनीय थे, हालांकि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी ने गलत लोगों पर दाव लगाया है। अब वो कितना गलत है कितना सही है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन क्या आज की तारीख पे कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में घिर गए हैं? क्या नकुलनाथ जी वाकई संकट में हैं? यदि कमलनाथ जी नकुलनाथ जी के अलावा किसी और को टिकट दिलाते तो वो ठीक रहता, ये फैसला गलत हुआ है? देखिए, आप भी अपने पारिवारिक जीवन में कभी सब्जी मंडी गए होंगे, सब्जियां लेकर आए होंगे, आप तुरई लेकर आए होंगे, गिलकी ली होगी, पुदीना लिया होगा, हरी मिर्च ली होगी, आलू लिए होंगे, गोभी ली होगी, पत्ता गोभी ली होगी, टमाटर भी लिए होंगे। जब घर आकर आपने वो थैली भाभी जी को सौंपी होगी तो उसमें 5 टमाटर दबकर सड़े भी निकलते हैं। तो यदि टमाटर सड़े हुए निकल जाएं तो कमलनाथ जी का दोष नहीं है। महापौर का जिनका आपने उल्लेख किया, विक्रम आके जी का, कमलनाथ जी के बंगले से मेरे पास फ़ोन आया था जब ये विक्रम महापौर बने थे, उसके 15 दिन बाद। बोले, विक्रम आपके पास आ रहे हैं,
ये किस पारिवारिक पृष्ठभूमि के हैं, इनको मीडिया से मिलवाइए और ये कैसे महापौर बने हैं। मैंने सम्मानित मीडिया को मैसेज करवाया, अपनी बगल में अपने कमरे में बिठाया था। आंखों में आंसू भरे विक्रम आके जी ने मीडिया से यह कहा था, मैं अपने सर पर लकड़ी का गट्ठा बिना चप्पल पहने रखकर घूमता था। मैं केटरिंग व्यवसाय के वहाँ काम करता था। मैंने शादी समारोह में लोगों की खाई हुई जूठी प्लेटें उठाई है और उनको धोया है और साफ किया है। कमलनाथ जी मेरे लिए भगवान हैं, जिन्होंने इतने नीचे से उठे हुए व्यक्ति को महापौर बनाया है। तो ये दुर्भाग्य कमलनाथ जी का नहीं है, ये दुर्भाग्य उस विक्रम आके जी का है और उनके संस्कारों का है कि उन्होंने जिसे भगवान कहा है उसको वो धोखा दे रहे हैं। के भाई एक बात ये भी है ना कि आखिर कांग्रेस में कमी क्या है जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बीजेपी की ओर ऐसी भगदड़ मच रही है। हमने देखा था विधानसभा चुनाव से पहले लोग बीजेपी के कांग्रेस की ओर आ रहे थे। आपके कार्यालय पे लंबी लंबी गाड़ियों की कतार थी। आज आपका सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई कार्यालय के पदाधिकारी तक टाइम से नहीं बैठते हैं वहाँ पर। कांग्रेस की इतनी दुर्गति क्या पहले देखिए, आप तो 4 दशक आपको हो गए कांग्रेस में। मैंने खुद ऐसी दुर्गति नहीं देखी जो अभी हो रही है। अभी मैं आपके स्टूडियो आने के पहले रास्ते में आ रहा था, कई जगह झाड़ से पत्ते गिरे हुए पड़े हैं। पतझड़ का मौसम है, महीने भर बाद यही झाड़ फिर हरी छाएं देगा। वीआईपी रोड नंबर 1 पर कांग्रेस ने ऐसे कई झंझावात देखे हैं, कई मौसम बदलते हुए देखे हैं, कई लोगों को करवटें बदलता हुआ देखा है। बात सिर्फ छिंदवाड़ा की आप कर रहे हैं तो मैं भी छिंदवाड़ा की ही बात करूंगा। कमलेश शाह जी, जिन्हें कमलनाथ जी ने क्या नहीं दिया, वो किस लिए गए कि उनकी आदरणीय पत्नी जो हमारी भाभी जी हैं, उन पर आर्थिक भ्रष्टाचार का प्रकरण चल रहा है जब जिला पंचायत की अध्यक्ष थी। तो जो लोग जा रहे हैं ये कोई साधु सन्यासी या शंकराचार्य जी नहीं है, कोई तपस्वी नहीं है, ये अपना धंधा बचाने जा रहे हैं। कई लोग पहले भी गए थे जिनको भाजपा ने कहा था हम आपको राज्यसभा में ले लेंगे, आप आ जाइए। नगर निगमों का टिकट भी नहीं दिया भाजपा ने। तो ये झूठों का कुनबा, सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक असर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जनता में यह भ्रम फैलाने में सफल होता दिखाई दे रहा है। वो खुद भ्रम में है, हम नहीं मानते कि सफल हो रहा है। इस तरह के हथकंडे जब 400 सीट जीतने वाले लोग कर रहे हैं तो आप सोचिए वो जीत नहीं रहे हैं, वो हार रहे हैं। उनको भय सता रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उन्हें भय सता रहा है उनके द्वारा लोगों के किए गए भ्रष्टाचार का। जिस ढंग से लोकतंत्र में, आप भी बहुत लंबे अनुभवी पत्रकार हैं, किसी भी देश में, मैं भ्रष्टाचार का पक्षधर नहीं हूं, चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले और बाद में किसी मुख्यमंत्री को जेल भेजा है आज तक, आजादी के बाद किसी ने भी? आप जीत रहे हैं तो आप ऐसा चरित्र क्यों अपनाते हैं? अब क्यों घबराए हुए हैं? सिर्फ देश में यदि सर्वोच्च न्यायालय नहीं हो तो खंडपीठ 3 लोगों की हो जाएगी। बीच में बैठेंगे माननीय मोहन भागवत जी, लेफ्ट हैंड पर बैठेंगे अमित शाह जी, राइट हैंड पर बैठेंगे नरेंद्र मोदी जी। ये खंडपीठ बन जाएंगे। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश में अब जनता को जिहाद छेड़ना चाहिए। इस तरह लोकतंत्र नहीं चलता तानाशाही से कि सुबह उठे फरमान दे दिया आज इसको जेल भेज दो, आज इसका मर्डर करवा दो। कैसे कैसे लोगों के मर्डर हुए मुझे कहना नहीं चाहिए। हेलीकॉप्टर क्रैश में किन किन लोगों को मरवाया, उसकी जांचें क्यों बंद है, जांच चालू क्यों नहीं हुई? जब जजों की हत्याएं हुई इस देश में तो सोचना पड़ेगा कहां गया हमारा वो खून जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में, भगत सिंह आजाद के नेतृत्व में, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, अशफाक उल्लाह खां के नेतृत्व में सड़कों पर दिखाई देता था। मैं खुद कह रहा हूं कि हमें अपनी नपुंसकता को छोड़कर जेल के सीखचों में भी यदि भेजते तो जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तो ही देश बचेगा। एक आखिरी प्रश्न, इस जो इंटरव्यू का पहला पार्ट है जो हम छिंदवाड़ा पे कर रहे हैं, इसका आखिरी प्रश्न, और उसके बाद मैं आऊँगा वो जो एक दूसरा विषय है कि 384 यदि एक सीट पर प्रत्याशी है तो क्या चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। मेरा ये अंतिम प्रश्न इसका ये है कि क्या आपको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन 29 सफल होगा मध्य प्रदेश में? क्योंकि एक सीट पर ही वो हारे थे, 28 में तो वो जीते थे। तो इस बार पूरा फोकस उन्होंने छिंदवाड़ा पे किया है।
यदि छिंदवाड़ा भी निकलते हैं तो उनका मिशन 29 होगा जो उनको मिला हुआ है। रविंद्र भाई, इस देश में हमेशा सत्य की जीत हुई है। शेक्सपियर ने कहा कि सत्य परेशान जरूर होता है, पराजित नहीं। कल देश की शीर्ष अदालत ने जो फैसला दिया है, फैसला क्या, यानी एक जो नोटिस दिया है, एक्सेप्ट किया है, मैं पूरी रात नहीं सो पाया उस खुशी में। और मुझे उम्मीद है कि देश की शीर्ष अदालत ने यदि वीवीपैट की गिनती भी चालू करवा दी तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता विदेश भाग जाएंगे, मध्य प्रदेश और देश में भी नहीं रहेंगे। ये हालत इनकी होगी। सिर्फ ईवीएम के दम पर ये राजनीति कर रहे हैं। और छिंदवाड़ा को आप भी अभी नहीं समझे हैं। छिंदवाड़ा की तासीर विकास की है और राजनैतिक तीर्थ है कमलनाथ जी का। अब मुख्यमंत्री जी को वहाँ जनता से कहना पड़ता, मुख्यमंत्री जी समदृष्टि ही होना चाहिए। वो वहाँ की जनता से कह रहे हैं कि आपने हमें सांसद नहीं दिया, आपने हमें कोई विधायक नहीं दिया, तो मैं आपका विकास क्यों करूं। ये वही देश है जहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चुनाव नहीं जीते थे तो नेहरू जी ने अपने एक साथी का इस्तीफा देकर उनको पैसा भी दिया था और पार्लियामेंट में बुलाया था और ये कहा था कि यदि लोहिया जी संसद में नहीं होंगे तो संसद को धिक्कार है। तो जब इस देश में ऐसे मॉरल हैं और यहाँ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपने हमको वोट नहीं दिया इसलिए विकास नहीं होगा, ये छोटी मानसिकता लेकर जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है उसका भविष्य अच्छा नहीं है। चलिए अब मैं एक पार्ट 2 शुरू करता हूं और ये इस इंटरव्यू का पार्ट 2 और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है आज का, क्योंकि हमें आज के भाई उपलब्ध है तो उनसे इस बारे में बात भी करेंगे। और वो मुद्दा है ईवीएम से जुड़ा हुआ। दरअसल ईवीएम पर कम से कम कांग्रेस के नेताओं को भरोसा नहीं है। कांग्रेस पूरी पार्टी ही लगभग इस विषय पे एक राय हो चुकी है कि ईवीएम में धांधली होती है। लेकिन अब एक नया तरीका निकल कर आया है। पिछले दिनों हमने देखा कि एक खबर बड़ी तेजी से चली और वो ये कि यदि एक संसदीय क्षेत्र में, लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 384 प्रत्याशियों से ज़्यादा आते हैं तो फिर ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जा सकते, संभव ही नहीं है। उसके बाद पर आपको बैलेट पेपर से चुनाव कराने होंगे। और इस बात को दिग्विजय सिंह जी ने लपक लिया है और खबर ये आ रही है कि दिग्विजय सिंह जी जो इस समय कांग्रेस से राजगढ़ से प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि मैं कोशिश करूंगा कि राजगढ़ में 380 प्रत्याशी हों ताकि यहाँ का जो चुनाव हो वो बैलेट पेपर से हो सके और निष्पक्ष हो सके। इसके बाद में पूरे मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर हल्ला मच गया है कि क्या वाकई मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पे बैलेट पेपर से चुनाव होगा, क्या ये 300-400 प्रत्याशी खड़े होंगे। इस संबंध में आज एक समाचार पत्र ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब जो आजकल भोपाल में रहते हैं, उनसे चर्चा की है और रावत साहब ने स्वीकार किया है कि हाँ, यदि 384 से ऊपर जाएंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने होंगे। यदि ऐसा होता है तो फिर वास्तव में क्या स्थिति बनेगी और कांग्रेस इस बारे में क्या सोच रही है। क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक एक सीट पर 400 प्रत्याशी खड़े करने की क्षमता रखती है। क्योंकि भाई मैं अब इसी विषय पे आ रहा हूँ। हमने दिग्विजय सिंह जी के कुछ बयान देखे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने इस बात पे संकेत दिए हैं कि शायद राजगढ़ में ये तय किया जा रहा है या तैयारी शुरू हो गई है कि वहाँ 400 प्रत्याशी खड़े किए जाए। तो क्या ये संभव है, प्रैक्टिकली संभव है? और 400 प्रत्याशियों को ढूंढेगा कैसे आदमी? एक वोट डालने में उसे 1 घंटा लग जाएगा, एक ढूंढते, क्योंकि वो बैलेट पेपर नहीं होगा, एक तरह से बुक होगी, किताब होगी जिसे प्रत्याशी का नाम ढूंढना पड़ेगा। रविंद्र भाई, सबसे पहले इस दूसरे प्रश्न को लेकर मैं आपकी हिम्मत को सैल्यूट करूंगा, सबकी खबर को सैल्यूट करूंगा कि इस दौर में जब खबरें दबाई जा रही हैं तब आपने इस महत्वपूर्ण प्रसंग को उद्वेलित करने के लिए जनता के बीच में अपने चैनल की पेशकश की है। आई सैल्यूट यू। जब चंडीगढ़ की घटना हुई महापौर के इलेक्शन की और देश की शीर्ष अदालत में मैं प्रणाम करना चाहूंगा चीफ जस्टिस साहब को, उन्होंने अपने आदेश में कहा कि दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जब देश की शीर्ष अदालत लोकतंत्र को लूटते हुए नहीं देख रही है, उसे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कह रही है, तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। और आपने इस ज्वलंत मुद्दे को जनता के बीच लाया। मैं फिर आपको सैल्यूट करना चाहूंगा। हम अपनी आंखों से, खुली हुई आंखों से लोकतंत्र की हत्या और उसके मर्डर को नहीं देख सकते हैं। हमें फंडामेंटल राइट है। आपने ओपी रावत साहब का नाम लिया है। ओपी रावत साहब
इस देश के उन आईएएस लोगों में है, जो कुछ आईएएस या आईपीएस देश में हैं, जिनकी ख्याति सर्वाधिक ईमानदार अधिकारियों में है। हमारे इंदौर के कलेक्टर भी रहे हैं, बहुत ईमानदार अधिकारी हैं। या तो टीएन शेषन साहब या फिर ओपी रावत साहब, इन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। यदि वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट में इस बात का उल्लेख है कि 384 कैंडिडेट से ऊपर यदि उम्मीदवार होंगे तो वहां बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा, क्योंकि ये ईवीएम मशीनें जो मोदी जी और शाह साहब के पासवर्ड से संचालित होती हैं, उनके सॉफ्टवेयर से संचालित हो रही हैं, उस पर लगाम लगेगी। यह हमारा फंडामेंटल अधिकार है। अब ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि उन उम्मीदवारों को वो एक्सेप्ट करे। जब हम हर तरह से मांग कर रहे हैं, सरकार को कॉन्फिडेंस है कि हम 400 प्लस लाएंगे, विकास पुरुष, विश्व गुरु, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जब इतना अहंकार है तो एक चुनाव तो बैलेट पेपर पर कराकर देख लीजिए। नहीं, अभी सवाल यह है, पार्टी नहीं करा रही है, बीजेपी नहीं पक्ष में है, चुनाव आयोग नहीं करा रहा है, लेकिन एक आपको इस इतने गहन अंधकार में एक रोशनी दिखाई दी है, आपको रोशनी, कि क्या आप हर सीट पर 400 कैंडिडेट उतार पाओगे ताकि बैलेट पेपर से हो सके। दिग्विजय सिंह जी ने संकेत दिए हैं, इसे और पूरे मध्य प्रदेश में क्या आप लोगों से कहेंगे, प्रयास करेंगे, 1 सीट, 2 सीट, 5 सीट, यदि 5 सीटों पर भी ये चुनाव हो जाते हैं तो इस बात के संकेत मिल जाएंगे कि ईवीएम झूठ बोलती है या बैलेट पेपर, या झूठ बोलते भी हैं या केवल भ्रम था ये। देखिएगा, दिग्विजय सिंह जी भारतीय राजनीति का वह नाम है जो विचारधारा की लड़ाई रखते हैं और जिद्दी हैं और डैशिंग से लड़ते हैं। यदि उन्होंने अपनी उम्मीदवारी घोषित होने के पहले राजगढ़ में जाकर ताल ठोक दी है तो वो 400 लोगों के फॉर्म भरवाएंगे। वो जिद्दी आदमी, उनको कोई भी नहीं समझा सकता है। और वो देश में उन नेताओं में शुमार हैं जो चंद लोग ईवीएम के खिलाफ, पॉलिटिकल लोग, लॉयर्स ने तो बहुत बड़ा आंदोलन किया है जिसको दिखाया नहीं देश में, जंतर मंतर के आंदोलन को। अन्ना के आंदोलन से ज्यादा बड़ा आंदोलन हुआ। मेरा जो सवाल है वो ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने संकेत दिए हैं, वो कर रहे हैं प्रयास, कई राज्यों में होगा, लेकिन सवाल ये, मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कुछ अन्य जगह भी प्रयास होगा, इस पर आप लोग बैठेंगे, कार्यालय में विचार करेंगे। मेरा सिर्फ इतना है कि क्या संगठन होगा, बिल्कुल होगा। यह हालांकि पार्टी की पॉलिसी नहीं है, मगर हमारे कई उम्मीदवारों से पार्टी के स्तर पर चर्चा हुई है, माननीय दिग्विजय सिंह जी की भी हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी लॉलीपॉप समझ रही है इस इलेक्शन को, वो समझ रही है मिठाई खा जाओ। लेकिन आपने पहला दौर, ये 4 चरण हैं, पहले चरण में ये मौका चूक गया। पहले चरण में भी यदि आप चाहते तो भरवा सकते थे। पहले चरण के नामांकन हो गए, 16 तारीख को वोटिंग है। अब दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण में इस बात का प्रयास होगा। देखिए, बहुत अभी जो इलेक्शन है पहले चरण के, उसमें 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बहुत कंफर्टेबल है। हम वहां भाजपा को शिकस्त देंगे, उस तैयारी से लड़ रहे हैं। शिकस्त तो लोकतंत्र में मतदाता देगा, मगर सेकंड चरण में भी आपको ये दिखाई देगा कि 400 से अधिक लोग फॉर्म भरेंगे। थर्ड और फोर्थ में भी दिखाई देगा, ताकि इन लोगों को ये अहंकार इनका खत्म हो जाए कि अकल का ठेका सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी में ही है। हैं दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे के मिश्रा जी, जिन्होंने आज 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पे हमसे चर्चा की है। पहला मुद्दा, जैसा मैंने बताया, कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत छिंदवाड़ा में झोंक दी है, और छिंदवाड़े के रिजल्ट इसके बाद क्या होंगे, के मिश्रा जी को आज भी उम्मीद है कि लोग कमलनाथ को अभी जान नहीं पाए हैं, छिंदवाड़ा की जनता की तासीर को नहीं जान पाए हैं, क्योंकि वहाँ की तासीर विकास की तासीर है, और विकास का जो पैमाना उन्होंने खड़ा किया है छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने, उसे पापाना अभी फिलहाल किसी दल की हैसियत नहीं है। दूसरा, उन्होंने बात की है मध्य प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव की। उन्होंने कहा कि राजगढ़ में तो लगभग फाइनल है, बाकी सीटों पर भी हम लोग विचार करेंगे, तैयारी करेंगे। दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में उम्मीदवारों से चर्चा होगी कि शायद मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ सीटों पर
400 से ज़्यादा उम्मीदवार उतारने में सफल हुई तो उन सीटों पर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे और ये भी पता चलेगा ईवीएम और बैलेट पेपर में क्या अंतर है। वास्तव में यदि बैलेट पेपर से कांग्रेस जीतती है तो एक संदेश पूरे देश में जाएगा कि ईवीएम मशीन पर जो आरोप है वो सही हैं, और यदि हारती है तो ये भी तय है कि ईवीएम को देने वाले दोष का भी निवारण होगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।